वीडियो में अपन समझने वाले हैं प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब वो रेगुलेशन क्या बोलती है कि प्रेफरेंशियल इशू कैसे हो सकता है। ठीक है, आईसीडीआर को अपन प्रॉपरली इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं, जो कि डिटेल्ड वीडियो है, जहाँ पे अपन ने सारी चीज़ें देखी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस है और क्या बोल रहा है बेसिकली आईसीडीआर रेगुलेशन। यहाँ पे अपन देखने वाले हैं प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल इशू के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंशियल इशू मीन्स एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर टू एनी सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन on a private placement basis in accordance with chapter 5 of this regulation and does not include an offer of specified securities made thereunder does not include an offer of specified security made under employee stock option scheme, employee stock purchase scheme, or any or an issue of sweat equity shares or depository receipt issued in a country outside India or foreign securities। ठीक है, ये यहाँ पे आप नहीं कर सकते प्रेफरेंशियल इशू। बाकी आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को बाय लिस्टेड इशूअर टू एनी सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे आप उनको सेपरेटली प्रेफरेंशियल बेसिस पे वो दे सकते हो, सिक्योरिटीज़ लिस्टेड जो भी रहेंगी वो दे सकते हो। डज नॉट इंक्लूड, ये वाली जो अपन ने देखी ना एम्प्लॉय वाली, ये सारे कोटा रहते हैं कि आप कुछ शेयर्स इनके नाम पे और कुछ वो उसके बेसिस पे, तो यहाँ पे आप नहीं दे सकते। ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू आर ओनली फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, जहाँ पे ये नहीं आते हैं। An issuer offering specified securities through preferential issue shall satisfy the condition as specified under SEBI ICDR Regulation 2018। जाहिर सी बात है, इसको फॉलो करना अनिवार्य है। Issuers ineligible to make a preferential issue। ठीक है, रेगुलेशन नंबर है 159। तो एक बार ध्यान रख लेना, काफ़ी चीज़ें अपन समझ रहे हैं तो उस हिसाब से इतनी याद नहीं रहेगी, पर एक बार ठीक है फिर भी पढ़ लेंगे तो बाई चांस अगर याद आ गई तो ठीक है। इशूअर इनएलिजिबल टू मेक अ प्रेफरेंशियल इशू, कौन से इशूअर आर नॉट एलिजिबल टू मेक एन प्रेफरेंशियल इशू, रेगुलेशन नंबर है 159। आगे देखेंगे। Preferential issue of specified security shall not be made to any person who has sold or transferred any equity shares of the issuer during the 90 trading days preceding the relevant date। यानी कि आज अगर आप कर रहे हो ना राइट इशू, ये सॉरी प्रेफरेंशियल इशू, तो पिछले 90 ट्रेडिंग डेज देखे जाएंगे। ट्रेडिंग डेज कौन से होते हैं? मंडे टू फ्राइडे, मतलब जिस दिन आप ट्रेड कर सकते हो। सैटरडे संडे अपना स्टॉक मार्केट बंद रहता है, बाकी जितनी भी छुट्टीज़ वगैरह आती हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जितने भी दिन पे पिछले 90 दिन पे, पिछले 90 ट्रेडिंग डेज पे देखा जाएगा कि आपके कोई भी प्रेफरेंशियल स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेल नॉट बी मेड टू एनी पर्सन हु हैज़ सोल्ड। ठीक है, उन लोगों को नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो कि पिछले 90 ट्रेडिंग डे में आपके क्या बोलते हैं शेयर्स को बेच रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बोला, वापस देखो। प्रेफरेंशियल इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेल नॉट बी मेड टू एनी पर्सन हु हैज़ सोल्ड और ट्रांसफर्ड एनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर ड्यूरिंग द 90 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। ठीक है, दूसरा, where any person belonging to promoters or promoter group has previously subscribed to warrants of a issuer but has failed to exercise the warrant, the promoters or promoter group shall be ineligible for issue of specified securities of such issuer on preferential basis for a period of 1 year। ठीक है, 1 year कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द वारंट ड्यू टू इन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन टू कन्वर्ट, और द डेट ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द वारंट एज द केस में भी। जैसा भी केस रहेगा वैसा देखा जाएगा, पर दो केस अपन को देखी, एक कब से? डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, जहाँ से वो फेल हुआ वो करना, और दूसरा द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ द वारंट, जब से वो वारंट कैंसिल होंगे वहाँ से 1 साल गिना जाएगा। ठीक है, तब तक आप इनएलिजिबल रहोगे टू be the part of the preferential issue। An issuer shall not be eligible to make a preferential issue if any of its promoter or director is a fugitive economic offender। भगौड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विजय माल्या टाइप वाले केस कम होते हैं, पर होते हैं तो फिर भी तगड़े लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 3 अपन ने इनएलिजिबिलिटी देखी टू मेक अ प्रेफरेंशियल इशू एज एन इशूअर। ठीक है, पहला, पिछले 90 ट्रेडिंग डेज में शेल नॉट बी मेड टू एनी पर्सन हु हैज़ सोल्ड और ट्रांसफर्ड
दूसरा, पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप प्रीवियसली सब्सक्राइब टू वारंट, और अगर फेल हो गया टू एक्सरसाइज द वारंट तो 1 साल के लिए उसको इनएलिजिबल माना जाएगा और वो नहीं ले सकता। और 1 साल की जो कीमत थी, मतलब जो क्या बोलते हैं तारीख थी, वो डिसाइड होगी फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द वारंट ड्यू टू नॉन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन ऑफ टू कन्वर्ट। दूसरा था द डेट ऑफ द कैंसलेशन ऑफ द वारंट हैज़ द केस में भी। तीसरी इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, FEO। ये FEO अपन का एक्ट है, वो अपन पढ़ने वाले हैं, जल्दी से उसको कवर करेंगे। आगे देखते हैं कंडीशंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है। रेगुलेशन 160 इसकी बात कर रहा है, इससे पहले 159 था, अब 160 है। तो याद करने के लिए तो वैसे सिंपल है, पर काफ़ी सारे रेगुलेशन है तो याद नहीं होती है, पर ठीक है। कंडीशन क्या है प्रेफरेंशियल इश्यूज़ की, तो सिंपल ही है, इसको थोड़ा सा जल्दी भी अगर अपन ख़त्म कर लें तो अच्छे से कर लेंगे। अ लिस्टेड इशूअर मेकिंग अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल इंश्योर दैट ऑल द एंटिटीज़ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय अ वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू शैल बी मेड फुल्ली पेड अप एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट। सारे फुल्ली पेड अप ही होने चाहिए, अपन को ये चीज़ पता है। किसी पे भी कॉल या वो सब नहीं बाकी होना चाहिए, नहीं तो आपको फॉरफिट कर लिया जाएगा। अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय इट्स शेयर होल्डर, ये करने के लिए आपको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी और स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा ये सब होता है। ऑल इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द प्रपोज्ड अलॉटीज इन द इशूअर आर इन डीमटेरियलाइज फॉर्म। ठीक है, जितने भी आपके प्रपोज्ड अलॉटीज रहेंगे उनका जो भी पैसा आप शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स जितने भी रहेंगे उन लोगों को जो शेयर्स देंगे आप, वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में होने चाहिए, फिजिकली आपने कुछ नहीं करना है। द इशूअर इज इन कंप्लायंस विद द कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूएंस listing of the equity shares as specified in the listing agreement. The issuer has obtained the permanent account number, PAN number उसके पास होना चाहिए, PAN कार्ड होना चाहिए, of the proposed allottees except those allottees which may be exempt from specifying the PAN for transacting in the securities market by the SEBI। कुछ वैसे होते हैं जिनको आप मना कर सकते हो कि ठीक है भैया तू SEBI की अंदर की SEBI बोलेगी कि हाँ ठीक है, तू ये वाले जो केस रहेंगे उनके पास अगर PAN नहीं होगा तो भी हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल होनी चाहिए, बेसिकली ये बोला हुआ है। द इशूअर हैज़ मेड एन एप्लीकेशन सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल अपन ने बात करी यहाँ पे, ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल अपन ने पहले क्लियर किया हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपके पास होना चाहिए टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर इट्स इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द सेम डे व्हेन द नोटिस हैज़ बीन सेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द जनरल मीटिंग सीकिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय वे ऑफ स्पेसिफाइड स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल अब दूसरी वीडियो में जाके देखोगे, उससे अच्छा तो यही समझ लो। इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है कि अगर किसी सीनियर ने हाँ बोली तो ही दूसरे जो जूनियर, पहले मान लो जूनियर ने अपन को हाँ बोल दी कि हाँ ठीक है तू एलिजिबल है, और सीनियर ने मना कर दिया, तो अब सीनियर की हाँ पे ही जूनियर की हाँ या ना निर्भर करेगी। अगर इसने हाँ भी बोला है और सीनियर ने मना कर दिया तो इसकी हाँ भी ना ही हो जाएगी, और अगर सीनियर ने हाँ बोला तो ही इसकी हाँ रहेगी। मतलब इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी कि इसकी हाँ पे इसकी हाँ या ना डिपेंड करेगी। इसने हाँ भी बोल दिया तो भी इसकी हाँ या ना पे डिपेंड करेगा, इसने ना बोल दिया तो इसकी हाँ ना हो जाएगी, और इसने ना बोल दिया और इसने हाँ बोल दिया तो भी इसकी हाँ हो जाएगी। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऐसे काम करता है, तो वो आपको पहले लेना है। ठीक है, सेबी के पास जाके। ठीक है, यहाँ पे अपना ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।